आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आप फिर आगे देखते हैं हम क्लास 10 साइंस का ये 18 चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। तो जैव मात्रा या बायोगैस क्या होता है? कृषि और पशुपालन को विशेष महत्व दिया जाता है। ये जो यहाँ कृषि अपशिष्ट तथा पशुओं की बहुआयत होने के कारण जो गोबर भी क्या होती सरलता से हमें उपलब्ध होती है। आज भी इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्रदान करने का प्रचलन है। तो ऊर्जा के एक बड़ा भाग प्रकृति में विलीन हो जाता है। ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते तथा इसे जलाने पे अत्यधिक धुआं निकलता है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी मतलब साइंस का सहारा आवश्यक है। जब लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है तो उसमें से जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाता है और रह जाता है सिर्फ चारकोल। तो जब हम लकड़ी को जला देते हैं तो आधा जला हुआ जो रहता है उसे हम चारकोल बोलते हैं। चारकोल को जलाने पर धुआं नहीं होता और यह बिना ज्वाला के जलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। तो क्या होता है, जैसे हम लकड़ी को मतलब उसमें जो होती है जल और वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाता है और सिर्फ चारकोल जो बच जाता है उसको जलाने से धुआं भी कम होता है और ऊर्जा भी हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। जो गोबर है, पादप अपशिष्ट और मल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ना हो अपघटित हो जाती है और बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं? मीथेन, CO2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के सल्फाइड का मिश्रण होता है। अब बायोगैस बनाते कैसे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये बायोगैस बनाने का तरीका है। जैसे यहाँ से गोबर, ये जो स्लरी दिख रही है यहाँ से हम गोबर वगैरह डालेंगे तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पे अपघटित होगा और फिर स्पंजित होकर जो गैस है वो इधर ऊपर से गैस निर्गम से बाहर निकल जाएगा और जो बचेगा वो खाद के रूप में हमें प्राप्त होगा, जो हम पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। तो जो बायोगैस होता है ईंट से बनी गुम्बद टंकी होती है। इसमें क्या करते हैं हम जो गोबर रहता है उसको जल का गाढ़ा घोल बना लेते हैं। मतलब हम जो गोबर डालेंगे उसे डायरेक्ट ना डाल के उसे पानी में घोल के डालेंगे। जो गाढ़ा द्रव रहेगा उसे ही हम डालते हैं। इसे इस संपाचित्र में डाल देते हैं। संपाचित्र जहाँ भी होता है वहाँ पे हम डाल दिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। जो अवयवी सूक्ष्म जीव हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गोबर का अपघटन करते हैं। अब तो कई सारे जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और कई जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो वही क्या करते हैं, गोबर का अपघटन करते हैं। जैव गैस को स्पंजित के ऊपर बनी टंकी में संचित किया जाता है। इसे पाइपों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। जो गैस बना उसे पाइप के माध्यम से हम बाहर निकाल दिए और जो अपशिष्ट बचा वो खाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। जैव गैस में जो होती है 75% मीथेन गैस होती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें होती हैं? मीथेन गैस, जो धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है और इसे राख जैसा कोई अपशिष्ट भी नहीं बचता है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। अब पवन ऊर्जा क्या होती है? जहाँ पे ज़्यादा हवाएं चलती है वहाँ पे पवन ऊर्जा लगाई जाती। तो पवन ऊर्जा से हमें यांत्रिक कार्यों में हमारी ये मदद करता है। तो हमने चैप्टर 3 में भी देखा था कि किस प्रकार सूर्य की किरणों द्वारा भूखंड और जलाशयों के असमांतर होने के कारण वायु में जो होता है गति उत्पन्न होता है और पवनों का प्रवाह होने लगता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पवन चक्की की पंखुड़ियों को घूर्णन की गति का उपयोग कुएं से जल निकालने में किया जाता है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत उत्पन्न करने में भी किए जाते हैं। किसका उपयोग किया जाता है?
विद्युत करंट उत्पन्न करने में भी किया जाता है। पहले क्या होता था कि मतलब कुआं से जो पानी निकालने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनरित मतलब जनरेटर होता है कि टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारे पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं जिससे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। यह एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। ये पवन चक्की के बारे में बताया गया है, उसके अंदर के पार्ट के बारे में। जैसे जहाँ पे पवन चक्की लगाई जाती है वहाँ पे इस टाइप के बड़े बड़े चीज़ को लगाया जाता है। तो फर्स्ट दिया हुआ है कि पवन से चक्कियों में गति होती है। सेकेंड बताया जा रहा है कि शाफ्ट द्वारा जनित जनरेटर वो शुरू होता है और विद्युत उत्पन्न होती है। जो थर्ड होती है वो ट्रांसफार्मर के द्वारा विद्युत उच्च विभव पर परिवर्तित की जाती है। और जो फोर्थ नंबर है वो विद्युत को सप्लाई किया जाता है जहाँ जहाँ हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत भी क्या है, जैसे सौर ऊर्जा। तो बढ़ती प्रौद्योगिकी के कारण हमारी ऊर्जा की मांग में क्या होता है, लगातार वृद्धि हो रहा है। आवश्यक है कि हम उपलब्ध ऊर्जा स्रोतों के अपने अधिक दक्ष उपयोग के लिए नई तकनीकी ढूंढें। मतलब जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है खास करके उसकी वो अधिक उपयोग के लिए हम कुछ अलग अलग तरीके से इसकी खोज करें। जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या होता है? भारत एक भाग्यशाली देश है। क्यों है? क्योंकि वर्ष के अधिकांश दिनों में हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब जो सूर्य की किरणें हैं वो हमें प्राप्त होती है। जो सूर्य ऊर्जा का विशाल स्रोत है जो सूर्य की किरणें हैं। सूर्य ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से भिन्न है। सौर ऊर्जा के तत्काल रूपांतरण द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। जैसे सौर तापन युक्तियाँ। ये युक्तियाँ जिसमें सौर ऊर्जा का अधिकाधिक संग्रह किया जा सके सौर तापन युक्तियाँ कहलाती है। सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर से हम खाना बना सकते हैं। जैसे ये रहा, ये सोलर कुकर के बारे में बताया गया है कि इसमें जो ये वाली जो ऊपर वाली कांच की जो सीट है उसमें सूरज की किरणें पड़ती हैं और जो अंदर का जो बॉक्स है उसमें एक में चावल दाल इस टाइप का रख देते हैं। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो जब इस कांच में पड़ती तो जो सूर्य की जो वो बाहर नहीं निकल पाती है और जब उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो अंदर का जो खाना है वो पकने लगता है और जो खाना जिसमें रखा हुआ वो काले रंग से पोती हुई रहती है। जो काला रंग होता है ऊर्जा ऊष्मा का ऊर्जा जो सूर्य की किरणों का अच्छा अवशोषित करता है तो उससे जल्दी खाना और आसानी से पक जाता है। ये क्या होता है? सौर ऊर्जा। सौर सेल क्या होता है? सौर सेल से इसमें पैनल लगा रहता है इस टाइप का जैसे चित्र में दिखा रहा है। इससे सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो क्या होता है? ये युक्तियाँ दिन के कुछ निश्चित समय पर ही उपयोग की जाती है। जैसे सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है। जब धूप में रखे जाने पर किसी सौर सेल 0.5 से 1.0 वोल्टता विकसित होती है और 0.7 वाट विद्युत उत्पन्न करती है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेल को संयोजित किया जाता है तो यह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। सौर सेल से कोई भी गतिमान पुर्जा नहीं होता। इसका रखरखाव सस्ता होता है लेकिन जो इसमें सिलिकॉन लगाया रहता है वो बहुत कम प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। परंतु सौर सेल को बनाने में उपयोग होने वाली जो सिलिकॉन की है वो बहुत सीमित है। इसलिए जो ये होती है सौर पैनल वो बहुत महंगी होती है। क्यों महंगी होती है? जो इसमें सिलिकॉन लगा रहता है वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। अब जो चीज़ आसानी से हमें उपलब्ध नहीं होती उसके जो दाम है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और सौर पैनल में क्या लगा होता है? सिल्वर और चांदी का उपयोग होता है जिसके कारण इसके जो पैसा वो और बढ़ जाता है। उच्च लागत और कम दक्षता होने पर सौर सेल का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी
अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह और अंतरिक्ष अन्वेषण के जैसे मार्स ऑर्बिटर में सौर सेल का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। तो जैसे एक मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, तो उसमें मार्स ऑर्बिट के बारे में हमें बताया गया था। अब हम देखते हैं कि समुद्रों से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा, ये 3 ऊर्जा हमें समुद्रों से प्राप्त होती है। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? घूर्णन गति करती पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण सागरों में जल का स्तर क्या होता है, वो एक तो चढ़ता भी है, ऊपर भी उठता है और नीचे भी गिरता है। तो जो ऊपर और नीचे गिरने की जो इसकी प्रक्रिया है, उसके कारण ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। तो बांध के द्वार पर जो टरबाइन है, ज्वारीय ऊर्जा क्या करती है, ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। टरबाइन लगाते हैं हम बांध पे, तो टरबाइन क्या करती है, ज्वारीय को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर। अब तरंग ऊर्जा क्या होती है, जो समुद्र तट के किनारे निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा को भी विद्युत उत्पन्न करने में इसी ढंग से संग्रहित किया जाता है। तरंग ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। अब महासागरों से भी क्या होती है, तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। समुद्रों और महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य द्वारा तप हो जाता है। क्या हो जाता है, सूर्य के द्वारा तप हो जाता है और भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, जबकि इनके गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा होता है। क्या होता है, जो समुद्र के नीचे वाला एकदम गहराई वाला जो जल है वो बहुत ठंडा होता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ऊपर का भाग क्या है, समुद्र के जो ऊपर का भाग क्या हो गया, वो गर्म है, और जो नीचे का भाग क्या है, वो ठंडा है। तो ये गर्म ठंड के कारण महासागरीय तापीय ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है। उससे उसका उपयोग विद्युत ऊर्जा में हम कर सकते हैं। अब भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, भूपर्पटियों में गहराई पर तप्त क्षेत्रों में पिघली चट्टानें ऊपर धकेल दी जाती है, जो कुछ क्षेत्रों में एकत्र हो जाती है। इन क्षेत्रों को तप्त स्थल कहते हैं। जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आते हैं तो भाप उत्पन्न होता है। कभी कभी इस तप्त जल को पृथ्वी के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए निकास मतलब एग्जिट मार्ग की आवश्यकता होती है। इन जो एग्जिट मार्ग होते हैं गर्म चश्मा अथवा उष्ण स्रोत कहते हैं। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में फंस जाते हैं। क्या होता है, जो ये जो भाप है वो कहाँ फंस जाता है, चट्टानों के बीच में। जब दाब अत्यधिक हो जाता है तब स्थलों पर पाइप डालकर इस भाप को बाहर निकाला जाता है। जो बड़े बड़े चट्टानों होते हैं उसमें इस प्रकार के भूतापीय ऊर्जा हमें देखने को मिलते हैं। तो जब वो भाप को बाहर निकाला जाता है तो उच्च दाब पर निकले यह भाप जो टरबाइन है मतलब जनरेटर है उसको घुमाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न की लागत अधिक नहीं है, परंतु ऐसे जो क्षेत्र हैं वो बहुत कम है जहाँ व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस ऊर्जा का दोहन करना व्यवहारिक है। जहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से मतलब जहाँ ये स्थान है तो वहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। अब नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, जो नाभिक होता है वो प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों ओर घूमते रहते हैं। किसी पदार्थ के परमाणु के केंद्र में स्थित जब नाभिक असीमित ऊर्जा के भंडार होते हैं मतलब वहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो इस ऊर्जा को हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, विखंडन मतलब टूट जाना, संलयन मतलब जुड़ जाना। तो विखंडन क्या होता है, किसी भारी परमाणु यूरेनियम, प्लेटिनियम, थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराने पे वो हल्के नाभिक में टूट जाता है और जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इसमें से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण कर लेते हैं। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में
हम क्या कर सकते हैं। ये हो गया नाभिकीय विखंडन। ये श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में बताया गया है कि जब 92 यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी होती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक लगभग 2 बराबर पार्ट में टूट जाता है। इसके साथ ही अत्यधिक ऊर्जा और 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर ये न्यूट्रॉन अथवा यूरेनियम नाभिकों को भी विखंडित कर देती है। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है जो एक बार प्रारंभ होने के बाद स्वतः ही अपने से चलती रहती है और यूरेनियम विखंडित नहीं हो जाते। जब तक समस्त यूरेनियम विखंडित नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होता है और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। जिसको हम नियंत्रित कर सकते वो नियंत्रित और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते वो अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला। और फिर बताया गया है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, जो नाभिकीय विखंडन होता है जैसे वो टूट जाता है तो उसका जो रिवर्स होता है उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें भी विशाल मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने के कारण अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। अब नाभिकीय ऊर्जा के क्या क्या लाभ होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है और अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं होती। हानि क्या होती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है। क्रेडा क्या होता है, ये सब जो ऊर्जा है उसको देखने का क्रेडा के द्वारा काम होता है। क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है। यह छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बनाया गया। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोतों का उचित उपयोग करने से जिसमें ऊर्जा की बचत हो, फिर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा की खपत को कम करके जो गैर परंपरागत हैं जो जैसे सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब का उपयोग को बढ़ाना है। और ऊर्जा स्रोतों के दोहन से प्राप्त ऊर्जा जो पर्यावरण हितैषी होते हैं अतः अधिक से अधिक सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, वायु ऊर्जा, ये सब का हमें उपयोग करना चाहिए, ना कि पेट्रोल डीजल ये सब का। तो क्रेडा से संबंधित छत्तीसगढ़ पार्क रायपुर में स्थित है जहाँ पे जल शक्ति, वायु शक्ति, सौर ऊर्जा शक्ति और बायोगैस प्लांट प्रदर्शित हेतु रखे हुए हैं। आप भी दैनिक जीवन में ऊर्जा का सदुपयोग करके निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए।